हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज का फिर से एक नया सेट बीएसएससी सीजीएल हो, 68वीं बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो या फिर आप कोर्ट की बहाली हो, सभी में जीएस के सामान्य पेपर जो हैं आपके काम आएंगे, क्योंकि इसमें सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं और सभी टॉपिक से प्रश्न होते हैं। करंट अफेयर से भी इसमें प्रश्न होते हैं, इसलिए आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल अगर हम देखें, सिकंदर के आक्रमण के समय कौन सा वंश राज्य कर रहा था? क्वेश्चन पहला है। ऑप्शंस यहाँ पे देखें, नंद वंश, सुंग वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, चार ऑप्शंस हैं आपके। तो सिकंदर के आक्रमण के समय कौन सा वंश राज कर रहा था? तो आपका आंसर सही होगा नंद वंश। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सिकंदर के आक्रमण के समय कौन सा वंश राज कर रहा था? नंद वंश कर रहा था। नंद वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो आप पढ़े होंगे महापद्म नंद। महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक थे, जबकि घनानंद उस समय शासन कर रहा था जब सिकंदर आक्रमण किया था। शुंग वंश की स्थापना की अगर बात करें तो शुंग वंश की जो स्थापना किया गया था वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, ठीक है, ये याद रखना है। शुंग वंश की स्थापना। मौर्य वंश की स्थापना आप जानते होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई है। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग खुद किया है। तो इस तरह से प्रश्न आप देख सकते हैं। दूसरा नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? विदेशी यात्री और आने का काल बताना है। ऑप्शंस कहता है, फाहियान गुप्त काल में आया था, हुएनसांग उत्तर गुप्त काल में, अलबरूनी प्रारंभिक मध्य काल में, इब्न बतूता मुगल काल में। तो मिलान गलत है ये बताना है। तो आपका सही जवाब अगर आप देखें तो डी हो जाएगा, इब्न बतूता मुगल काल में आया था। ये गलत है। इब्न बतूता जो है वो सल्तनत काल में आया था और उस समय जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक था। इब्न बतूता के समय जो शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। फाहियान की अगर हम चर्चा करें तो गुप्त काल में आया था, ये सही है। और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, फाहियान उसी के समय आया था। दूसरा कहता है हुएनसांग। हुएनसांग उत्तर गुप्त काल में आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हैंसवांग को। और हर्षवर्धन उस समय राजा था जिसमें हैंसवांग भारत आया था। अल्बुर्नी की अगर चर्चा करें तो यह प्रारंभिक मध्यकाल में आया था और यह मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। तो सभी पॉइंट आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, जरूर नोट करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? ऑप्शंस देखें, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी। तो अगर आप याद रखें, अगर आप पढ़े होंगे तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी ये अब पहले ध्यान रखें। तो रट्टा मारने से कोई बात नहीं हो सकती। जब आपको रट्टा नहीं मारने हैं, टॉपिक वाइज पढ़ने हैं। हम जब भी पढ़ाई की बात किए हैं, जब भी तैयारी की चर्चा हुई है, तो हम टॉपिक वाइज का ही वकालत किए हैं, इसलिए आप ज़रूर टॉपिक वाइज ही पढ़ें। विजयनगर साम्राज्य को पूरा डिटेल्स में पढ़ें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। दो भाइयों के द्वारा, एक हरिहर और बुक्का नामक जो भाई था, वो मिलके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था और वहाँ संगम वंश की स्थापना किया था, याद रखना इस चीज़ को। और 1336 ईस्वी में अगर हम बात करें तो 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। तो आपका ए सही जवाब हो जाएगा। 1336 ईस्वी में जब हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था 1336 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें, फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक वंश का ही था। मोहम्मद गौरी 1191, 1192। आप जानते होंगे तराइन का युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी का भिड़ंत हुआ था। पहला युद्ध में हारा था और दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था और बेहद क्रूर शासक था अलाउद्दीन खिलजी। इसे भी पढ़ना पड़ता है। इसका ये मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप जरूर पढ़ें। अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न पूछते हैं।
विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी अगर हम बात करें तो हम्पी है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी मैंने बोल चुका हूँ। और ये जो ख़त्म हुआ था, विजयनगर साम्राज्य बर्बाद हुआ था 1565 ईस्वी, याद रखना 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर एक तरफ और एक तरफ था बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की सेना। तो इसमें क्या हुआ था, विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। अब अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न चौथा नंबर है, न्यू इंडिया और एक है कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया है। समाचार पत्र, पुस्तक और उससे संबंधित लेखक जरूर याद रखें, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बीएसएससी सीजीएल में ये प्रश्न आते हैं, इससे प्रश्न बनते हैं। 1, 2, 3, 4 तक के प्रश्न इससे आ जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो पहला है मदन मोहन मालवीय के द्वारा, एस सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा या फिर लाला लाजपत राय के द्वारा। तो इस तरह से आप देखें, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो यह लिखी गई पुस्तक है एनी बेसेंट के द्वारा। आपका सी सही जवाब हो जाएगा। एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। मदन मोहन मालवीय की अगर हम बात करें तो मदन मोहन मालवीय का सबसे फेमस बुक जो है वो द लीडर है, द लीडर। ठीक है, ये याद रखें, द लीडर। एस सुब्रमण्यम अय्यर की बात करें तो एस सुब्रमण्यम का लिखा हुआ पुस्तक द हिंदू है, इसे याद रखें, द हिंदू। ठीक है, द हिंदू। अगर लाला लाजपत राय की बात करें तो यंग इंडिया इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, यंग इंडिया। सारे पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें। 5वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 5वां नंबर सवाल कहता है, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस कारण से वापस लिया गया। असहयोग आंदोलन 1920-21 याद करना होगा आपको, थोड़ा सा सन, ईस्वी, तारीख, ये सारे चीज़ों को इतिहास में याद करने होंगे। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा जो प्रस्तावित आंदोलन था और यह किस कारण से वापस लिया गया ये बताना है। ऑप्शंस कहता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा का घटना, 1819 पीटरलू नरसंहार, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 4 ऑप्शन हैं आपके। तो असहयोग आंदोलन की अगर हम चर्चा करें, असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 2022 को हुआ था। ठीक है, 5 फरवरी 2022 ईस्वी को हुआ था चौरी चौरा कांड। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा बी, चौरी चौरा की घटना। और इसमें क्या हुआ था कि एक थाना को फूंक दिया गया था 5 फरवरी 2022 ईस्वी को। और चौरी चौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये घटना उत्तर प्रदेश की घटना है। और थाना में ढेर सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे जिसमें भारतीय भी थे। और इस कारण से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ये याद रखें, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। पीटरलू जो नरसंहार 1819 में हुआ है, यह इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है बस इससे। 6ठा नंबर सवाल आप यहाँ पे देखें। 6ठा नंबर सवाल कहता है, भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है, भारत का अटॉर्नी जनरल, जिसे न्यायवादी भी बोला जाता है। ठीक है, भारत का अटॉर्नी जनरल। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कानून मंत्री, नियुक्तियों के लिए केंद्रीय समिति, ये 4 ऑप्शन हैं आपके। तो महान न्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल भी बोला जाता है, नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है। आप ऑप्शंस के अनुसार जाएं तो राष्ट्रपति आपका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में वर्णित है, प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 में वर्णित है, 74 में मंत्रिपरिषद वर्णित है। ये सारे याद रखें अनुच्छेद, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अटॉर्नी जनरल जो है अनुच्छेद 76 में वर्णित है, अनुच्छेद 76 में वर्णित है भारत का अटॉर्नी जनरल, जो कि कह सकते हैं कि ये विधि का ज्ञाता होता है और इसे राष्ट्रपति के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है और इसके पश्चात पर्यंत ही यह काम करता है, यानी कि इसका कार्यकाल जो होता है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होता है। भारत का अटॉर्नी जनरल की बात करें तो यह सांसद में जाके बोल सकता है
बैठक में भाग ले सकता है और भारत की तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से यह कोर्ट में सुनवाई में भाग ले सकता है। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर सवाल है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? संसद में कम से कम 3 सत्र होते हैं साल में। एक साल में जो सत्रों की संख्या होती है वो 3 होती है, याद रखना है। और 2 सत्रों के बीच कम से कम अगर बात करें तो 6 माह से अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए। और सत्र जो होते हैं वो 3 सत्र होते हैं, ये भी आप याद रखें। 8वां नंबर सवाल है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? राष्ट्रीय उद्यान को आप याद रखें, प्रश्न बनेंगे। कुछ मोटा मोटी जो चैप्टर है, कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान जो हो गए, कह सकते हैं जो दिवस होते हैं, संबंधित दिवस जो हैं वो, और पंचायत राज से संबंधित बुक और जो भी पत्रिकाएं हैं उससे संबंधित, तो ये सारे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, इससे प्रश्न बनते हैं टॉपिक से। तो इन सारे टॉपिकों को आप कंठस्थ कर लें। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 4 ऑप्शन हैं आपके। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में है। सॉरी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, राजस्थान इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो दुधवा है, पीलीभीत है, ये उत्तर प्रदेश में है। जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो पेंच है, कान्हा है, पन्ना है, ये सारी चीज़ों को आप याद कर लें। महाराष्ट्र में भी पेंच है, तो जैसे सिमलीपाल है, ठीक है, उदयपुर वन्य अभयारण्य बिहार में है, सिमलीपाल, चिल्का, ये सारे उड़ीसा में है। तो ये सारी चीज़ों को याद रखें, राष्ट्रीय उद्यान को आप याद रखें। अब अगले सवाल पे चलेंगे, 9वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शंस देखें, कथक है, सत्रिय है, मणिपुरी है और भांगड़ा है। 4 ऑप्शंस हैं आपके। तो आपका सही जवाब भांगड़ा हो जाएगा। भांगड़ा जो होता है वो शास्त्रीय नृत्य में नहीं आता है। भारत में अगर शास्त्रीय नृत्य की, क्लासिकल डांस की अगर बात करें, नृत्य की बात करें, तो 8 तरह के क्लासिकल डांस होते हैं भारत में। अगर आप सबका नाम जानना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। भरतनाट्यम होता है, कथक होता है, कुचिपुड़ी होता है, उड़ीसी होता है, कथकली होता है, सतरिया होता है, मणिपुरी होता है और मोहिनीअट्टम होता है। इस तरह से 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य का वर्णन मिलता है। क्लासिकल डांस 8 प्रकार के, ठीक है, तो ये याद आपको रखने हैं। भांगड़ा जो राष्ट्रीय नृत्य नहीं है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है, याद रखना है। अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे, 10वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा, ऑप्शंस देखें आप, सूर्य मंदिर कोणार्क में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, जगन्नाथ मंदिर पुरी, मीनाक्षी मंदिर मदुरई। 4 ऑप्शंस हैं आपके। आपका सही जवाब अगर देखें तो ए हो जाएगा, सूर्य मंदिर कोणार्क, जो कि उड़ीसा में है सूर्य मंदिर, और कोणार्क जगह का नाम है और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इसके संस्थापक की अगर बात करें, इसको बनाने में नरसिंह देव प्रथम जो थे इसके निर्माणकर्ता हैं सूर्य मंदिर के। लिंगराज मंदिर या भुवनेश्वर, यह भी उड़ीसा में ही स्थित है लिंगराज मंदिर। और लिंगराज मंदिर का जो निर्माण किया था वो सोमवंशी राजा था ययाति, याद रखना है इस चीज़ को, लिंगराज मंदिर। जगन्नाथ मंदिर पुरी की अगर हम चर्चा करें तो इसका जो निर्माण किया गया था कलिंग राजा अनंत वर्मन चोड़गंग के द्वारा। तो इस तरह से आप मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो ये मुदलियार के द्वारा निर्माण किया गया था। तो इस सारे प्रश्नों को आप ये याद रख सकते हैं, पॉइंट को आप नोट जरूर कर लें। सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम, लिंगराज मंदिर ययाति, जगन्नाथ मंदिर अनंत बर्मन, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, मुदलियार। तो पॉइंट आप नोट करें, तभी आपसे संभव होगा। आगे देखेंगे 11 नंबर सवाल, पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर क्या होता है? ऑप्शंस यहाँ पे देख लें, तापमान कम होता है, तापमान बढ़ता है, तापमान समान रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, तापमान बढ़ता है। पृथ्वी के अंदर जितना आप अंदर जाएंगे तो तापमान बढ़ते जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला सवाल कहता है 12 नंबर, भारत में मुख्यतः पेट्रोलियम किस में पाया जाता है? ऑप्शंस देखें, बसाल्ट, रूपांतरित चट्टान,
अवसादी चट्टान उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं आपके। तो भारत में मुख्यतः पेट्रोलियम किस में पाया जाता है, ये बताना है। 4 ऑप्शंस में से आप सही जवाब अगर देखें तो अवसादी चट्टान इसका सही जवाब हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। पेट्रोलियम जो होता है अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। अगर बेसाल्ट की बात करें, सबसे पहले आप ये जानें कि चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। एक आग्नेय चट्टान होता है, एक अवसादी चट्टान होता है और एक रूपांतरित चट्टान होता है। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान बेसाल्ट चट्टान जो होता है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। जबकि अवसादी चट्टानों की अगर हम चर्चा करें तो बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, ये सारी जो हैं इसे अवसादी चट्टान के रूप में जानते हैं। अवसादी चट्टानों में कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। रूपांतरित चट्टानों की अगर हम बात करें तो रूपांतरित चट्टान में उदाहरण इसका आप जानना चाहें तो संगमरमर होता है, तो हीरा होता है, ये सारी चीज़ें जो होता है वो रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। सभी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण। 13 नंबर सवाल आप देखें, शीतकाल में उत्तर भारत में बारिश का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शंस देखें, पश्चिमी विक्षोभ, लौटता हुआ मानसून, सामान्य मानसून, व्यापारिक पवनें। 4 ऑप्शंस हैं आपके। आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में उत्तर भारत में बारिश होता है। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर सवाल है। 14 कहता है, भारत के किस राज्य में यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार हैं। यूरेनियम का तो पूरे विश्व की अगर हम चर्चा करें तो पूरे विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है। कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है सर्वाधिक उत्पादन यूरेनियम का। अगर भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन और भंडार की बात करें तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे आता है। आंध्र प्रदेश में उत्पादन की दृष्टि से या फिर भंडार की दृष्टि से यूरेनियम सबसे अधिक है। तो आपका सही जवाब एपी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद चर्चा करें 15 नंबर सवाल का, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है। कम चालक की बात हो रही है, याद रखना है सबसे कम चालक। चांदी जो होता है वो सर्वाधिक चालक होता है, यानी कि उच्चतम कह सकते हैं। उसके बाद तांबा का नंबर आता है और पारा भी ऊष्मा का चालक ही होता है। लेकिन सीसा जो होता है बहुत कम मात्रा में यह ऊष्मा का संचालन कर पाता है। इसलिए आपका सही जवाब 15 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है, सीसा। उसके बाद आगे देखेंगे 16 नंबर। 16 कहता है ल्यूमेन एकक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है ये बताना है। ऑप्शंस देखें, ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का, प्रदीप्ति घनत्व का, चमक का। 4 ऑप्शंस हैं आपके। तो 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा ए, ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन ज्योति। जबकि ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है, प्रदीप्त घनत्व का फ्लक्स होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप याद रखें। यूनिट भी आप जरूर याद कर लें भौतिकी में। ठीक है, भौतिकी में याद करें इसको, यांत्रिकी में आता है। उसके बाद 17 नंबर सवाल है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आप देखें यहाँ पे, ब्रोमीन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, याद रखना है अधातु है। क्योंकि पारा भी तरल अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा जो होता है वो ऊष्मा का चालक होता है, यानी कि उसे हम लोग धातु में रखते हैं। तो इसलिए तरल अवस्था में अगर धातु की चर्चा हो तो आप पारा का नाम लें, और अधातु की चर्चा हो तो ब्रोमीन का नाम लें। ठीक है, ब्रोमीन का नाम लेना है। फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन अधातु तत्व है और इसका संकेत यप होता है, और यह परमाणु संख्या जो होता है इसका 9 होता है और संकेत यप होता है। क्लोरीन की चर्चा अगर आप करें तो क्लोरीन Cl बोला जाता है और इसका परमाणु संख्या जो होता है वो 17 होता है। नाइट्रोजन N से संबोधित किया जाता है और इसका परमाणु संख्या 7 होता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप जरूर याद रखें, बेहद आसान है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण भी। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क पूछ रहा है।
कौन है ये बताना है। आप यहाँ देखें, गैलेना है, मैग्नेटाइट है, पायरोलूसाइट है, सीडेराइट है। तो सबसे पहले आप देखें कि सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन है। तो इसका सही जवाब गैलेना हो जाएगा। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम गैलेना है। मैग्नेटाइट जो होता है ये लोहा का अयस्क होता है, लोहा का अयस्क मैग्नेटाइट। जबकि पायरोलूसाइट जो होता है यह मैग्नीज का होता है, मैग्नीज का होता है, याद रखना है, मैग्नीज का होता है। और सीडेराइट जो होता है यह भी लोहा का अयस्क है। उसके बाद 19 नंबर, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है। ऑप्शंस देखें, टीनिया सोलियम, फेसियोला, बुचरेरिया, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस में से आपका जो सही ऑप्शंस है वो बुचरेरिया है। फाइलेरिया रोग जो होता है वो बुचरेरिया के कारण होता है। टीनिया सोलियम की बात अगर करें तो टीनिया सोलियम फीताकृमि एक रोग वाहक होता है जो कि सूअर के मांस में पाया जाता है, टीनिया सोलियम। फैसियोला की अगर हम चर्चा करें तो फैसियोला भी बकरी या फिर भेड़, सूअर, भैंस का जो लीवर होता है उसमें पाया जाता है फैसियोला। तो इस तरह से ये सारे जो रोग वाहक होते हैं। उसके बाद 20 नंबर सवाल है, एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलती है। ऑप्शंस आप यहाँ पे देखें, 0, 15, 25, 50। तो सबसे पहले आप जानें कि पानी पीने से कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, तो 0 कैलोरी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखें 21 नंबर, ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहते हैं। सबसे पहले आप डेट्रॉइट की बात करें तो डेट्रॉइट एक शहर है जो कि यूएस का है। ठीक है, ये शहर कहाँ है, यूएस में है। डेट्रॉइट शहर लार्ज शहर है, बहुत बड़ी सिटी है ये। और मेन मिशिगन जो स्टेट है, मिशिगन जो राज्य है वहीं यह डेट्रॉइट है। और यह मेनली रूप से जो विश्व में जाना जाता है वो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है डेट्रॉइट शहर। इसीलिए बोला जाता है कि डेट्रॉइट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। अब ऑप्शन देखें, कानपुर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद। तो चार ऑप्शंस में से जो आपका सही ऑप्शंस हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई जो होता है वो डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ऑटोमोबाइल उद्योग में पहले स्थान पर है। अब देखिए 22 नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। प्रेस दिवस की अगर बात करें, ऑप्शंस देखें, 1 मई, 3 मई, 22 मई या फिर 11 मई। तो चार ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस मनाया जाता है। अगर आप 1 मई की चर्चा करें तो श्रम दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है, श्रम दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और 11 मई को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो सभी पॉइंट बेहद इम्पोर्टेंट है। अब आगे हम लोग देखेंगे 23 नंबर सवाल, बिहार के किस स्थान से पुरापाषाण या युग के अवशेष मिले हैं। पुरापाषाण युग के, तो इसका ऑप्शंस देखें, बक्सर है, मुंगेर है, दरभंगा है, पूर्णिया है। तो पुरापाषाण युग की अगर चर्चा करें तो यह मुंगेर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखें 24 नंबर, बिहार में बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर की चर्चा है। ऑप्शंस देखें, 1757 ईस्वी, 1764 ईस्वी, 1767 ईस्वी, 1774 ईस्वी। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर को हुआ था, 22 अक्टूबर को। और हेक्टर मुनरो जो था, हेक्टर मुनरो, ये उस समय अंग्रेज इसी के लीडिंग में ये युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। और एक तरफ आप कह सकते हैं मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था उस समय, और शाह आलम द्वितीय जो कि मुग़ल शासक था, और एक शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे। तीनों की सेनाएं, संयुक्त सेनाएं लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, और हेक्टर मुनरो लीड कर रहा था, और सभी के सभी उसमें पराजित हुए थे। 1757 की बात करें तो 1757 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का जो जगह है, प्लासी
बंगाल में है। बक्सर तो आप जानते होंगे बिहार में है, प्लासी बंगाल में है। और यह सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव यानी कि अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। उसके बाद 25 नंबर सवाल, हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस देखें, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, रोजर बिन्नी, जहीर खान। 4 ऑप्शंस हैं आपके। तो 25 का सही जवाब पहले आप देखें तो रोजर बिन्नी हो जाएगा। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है रोजर बिन्नी है, और यह एक क्रिकेटर हैं, पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं रोजर बिन्नी। अगर आप बात करें सचिन तेंदुलकर की, तो सचिन तेंदुलकर 2014 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है, सर्वोच्च पुरस्कार होता है। 1954 ईस्वी से भारत रत्न की शुरुआत हुई है, ये भी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी से की गई है, और अब तक बहुतों को इसमें दिया गया है। लेकिन खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले और अभी तक सचिन तेंदुलकर ही हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर ही हैं। रोजर बिन्नी जो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं, बीसीसीआई के इसके पूर्व जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो सौरव गांगुली थे, भारत के पूर्व क्रिकेटर, कप्तान भी रह चुके हैं। और अगर हम बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई मतलब ही होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट याद रखना है। स्थापना इसका हुआ था दिसंबर 1928 ईस्वी में, अंग्रेजों के ज़माने की यह बोर्ड है। और इसका जो स्थापना किया गया था, यह किया गया था ग्रांट गोल्बे के द्वारा। पहले अध्यक्ष भी थे, पहले प्रेसिडेंट भी थे, और इसका मुख्यालय अभी मुंबई में स्थित है। तो सारे पॉइंट्स आप नोट कर लें। आज का अंतिम, हाल ही में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI बने हैं? CJI मतलब क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये बताना है। ऑप्शंस आप देखें, 45वें, 50वें, 52वें, 55वें। तो 4 ऑप्शंस में से आपका सही ऑप्शंस बी हो जाएगा, 50वें। DY चंद्रचूड़ भारत के जो CJI बने हैं, नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, 50वें हैं। ठीक है। और अगर हम उच्चतम न्यायालय की बात करें तो इसका आधार है भारत शासन अधिनियम 1935, और इसी से प्रेरित इसकी स्थापना की गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। पहले न्यायाधीशों की संख्या इसमें बहुत कम थी, लेकिन अभी वर्तमान की अगर चर्चा करें तो 33 है, और एक CJI यानी कि मुख्य न्यायाधीश। तो टोटल 34 न्यायाधीश इसमें हैं सर्वोच्च न्यायालय में। कार्यकाल 65 वर्ष होता है। न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष ये है। और अनुच्छेद की बात करें तो 124 से 129 तक इसका वर्णन मिलता है, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन मिलता है। न्यू दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है, दिल्ली में, याद रखना है इस चीज़ को। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं, शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।